गन्ना किसान के निशान पर डालकर स्वामी प्रसाद मौर्य जी के हाथों को मजबूत कर दिया। दूसरी बात, ये तकनीकी हो गई, ये फोन वह है नहीं है तुम्हारी जेब में, जरा निकाल बाहर, निकाल जरा देख ले किस किस पे निकाल, सब लोग बाहर निकाल, तभी पता लगे नहीं लगे। तो इसमें 100 नंबर होगा नहीं होगा? वो कहे कि ज्यादा कुछ करने की जरूरत नहीं है, हर आदमी अपने साले को फोन करेगा। क्या करेगा? साले को फोन, और उसका साला अपने साले को फोन करेगा, और उसका साला अपने साले को फोन करेगा, और जब हर साला हर साले को फोन करेगा तो कौन साला बच जाएगा जिस तक गन्ना किसान की बात है। तो इस तरह से हर आदमी गन्ना किसान के साथ खड़ा हो जाएगा, और 5 दिन आप पे बाकी हैं, ये समझ के लड़ना कि स्वामी प्रसाद मौर्य नहीं लड़ रहे, आप सब लोग लड़ रहे हैं, आप सब लोग स्वामी प्रसाद मौर्य हैं। रोजगार के साधन पैदा होते, कुशीनगर में भी यहाँ के नौजवानों को रोजगार करने के लिए मुंबई और दिल्ली में नहीं जाना पड़ता। 6-6 महीने घर से दूर रह के, माँ बाप से दूर रह के, परिवार से दूर रह के तमाम तरह की मुसीबतों का सामना सिर्फ अपने बच्चों का पेट पालने के लिए नहीं करना पड़ता। सम्मानित साथियों, मैं आपको एक कोरोना काल का समय याद दिलाना चाहता हूं। आप जानते हैं, संविधान के बाद समाज में 2 तरह के परिवर्तन हुए। एक, पहला परिवर्तन कि आरक्षण की वजह से जिन परिवारों में सरकारी नौकरी आई, उन परिवारों में सरकारी नौकरी के बाद सुविधाएं भी आई। उनके बच्चों को सरकारी स्कूल की जगह प्राइवेट में जाने का मौका मिला, अच्छा खाना, अच्छा पीना और सुख सुविधाएं मिली। एक समाज में 10-12% लोगों में एक बदलाव हुआ। लेकिन बाकी जो बड़ा तबका है वो तो मेहनत मजदूरी पे डिपेंड है, और मेहनत मजदूरी 300-400 रुपए मिलती है। 300-400 रुपए की मेहनत मजदूरी में आपने किसी को करोड़पति बनते नहीं देखा होगा, और 300-400 रुपए की मेहनत मजदूरी में आप बुनियादी सुविधाएं भी हासिल नहीं कर सकते हैं। लेकिन सम्मानित साथियों, हमें भविष्य के बारे में सोचना चाहिए। आने वाला समय मशीनों का है, मालिक ये चाहता है उसका काम समय पे पूरा हो या समय से पहले पूरा हो। जिस काम को एक परिवार मिलके 10 दिन में करता था, आज मशीन उस काम को 1 दिन में पूरा कर देती है। यानी कि आने वाले समय में तो मेहनत मजदूरी भी नहीं बचेगी। इसीलिए सरकार 5 किलो राशन की योजना लाई है कि आप भूखे ना मरो। लेकिन आप ये बताओ, क्या आप इस धरती पे सिर्फ रोजी रोटी के लिए पैदा हुए हो क्या? क्या आप इस धरती पे सिर्फ हाथ फैलाने के लिए पैदा हुए हो क्या? याद करो, जब देश आजाद हुआ 14 अगस्त 1947 को हम अंग्रेजों के अधीन थे। 15 अगस्त 1947 को हम आजाद हुए। लेकिन 16 अगस्त 1947 को आप अपने मन में सोचो और खुद से जवाब मांगो कि 14 अगस्त को जिसकी जेब में 1 रुपया था, तो क्या 16 अगस्त को उसकी जेब में 100 रुपए पहुंचे? 14 अगस्त को जिसके पास 1 गज जमीन थी, क्या 16 अगस्त को आजादी के बाद उसके पास 10 बीघा जमीन पहुंची? 14 अगस्त को जो बेरोजगार था, जो अशिक्षित था, क्या 16 तारीख को वो शिक्षित हो गया, या फिर उसके पास रोजगार आ गया? या फिर 14 तारीख को जिनके पास उद्योग धंधे नहीं थे, क्या 16 तारीख को उनके पास उद्योग धंधे आ गए? तो सवाल ये है कि आजादी से बदला क्या? जब तक इस देश के धन धरती राजपाट में बंटवारा नहीं होगा, जब तक इस देश के लोगों को बराबर की हिस्सेदारी, स्वाभिमान, सम्मान का जीवन नहीं मिलेगा, तब तक इस देश में समानता की बात करना समानता का मजाक उड़ाने जैसा है। इसका उदाहरण भी मैं देता हूं।
एक तरफ वो लोग हैं जिनके पास इतनी संपत्ति है कि उनको पता भी नहीं है, और एक तरफ लाखों लोग ऐसे हैं जो बिना छत के सोते हैं, भूखे पेट सोते हैं। एक तरफ ऐसे लोग हैं जिनके घरों में 56 तरह का भोजन बनता है, और एक तरफ मेरा परिवार है जो रूखी सूखी खाके पेट पे हाथ फेर के चुपचाप सो जाता है कि उनके दुख का किसी और को पता ना लगे और उनकी मजाक ना बने। एक तरफ वो लोग हैं जो एसी की गाड़ियों में, हेलीकॉप्टर, हवाई जहाजों में घूमते हैं, और दूसरी तरफ मेरा ये किसान मजदूर समाज है जिनके सपने में भी ये गाड़ियां नहीं आती हैं। टीवी पे या सड़क पे उन गाड़ियों को चलते देख लेते हैं। अमीर का कुत्ता भी एसी वाली गाड़ी में घूमता है मेरे लोगों। उसको भूख लगने पे मालिक बढ़िया पैकेट का दूध पिलाता है, बढ़िया बिस्किट खिलाता है, बीमार होने पे बढ़िया डॉक्टर के यहाँ ले जाता है, सर्दी लगने पे हीटर लगाता है, गर्मी लगने पे एसी लगाता है। आप सड़क पे मरो या अस्पताल के बाहर, किसी को आपके ऊपर तरस नहीं आता है। ये देश की व्यवस्था है। तो क्या हमारे महान पुरुष इस बारे में नहीं सोचते थे? वो सोचते थे, इसलिए उन्होंने आपको वोट का अधिकार दिया, और ये वोट हमारा हथियार है, क्योंकि वो जानते थे कि जिन्होंने सदियों सदियों हमें कुर्सी पे बैठने नहीं दिया, स्वाभिमान सम्मान का जीवन नहीं दिया, हजारों जुल्म हम पे रहे, हजारों जुल्म हमने सहे, जिन्होंने हमारी आंखों के आंसुओं को पानी भी नहीं समझा, वो हमें इज्जत की जिंदगी नहीं दे पाएंगे, और आने वाले कल में वो हमारे मिले हुए अधिकारों को भी छीनने का काम करेंगे। इसलिए उन्होंने हमें वोट की ताकत दी कि आजादी से पहले जिनको कुर्सी पे बैठने का अधिकार नहीं था, वो भी वोट की ताकत से अपनी वोट से अपना राज लाए और अपने बीच के व्यक्ति को कुर्सी पे बिठाएं। लेकिन मेरे लोगों, पूरे देश में संभव नहीं कर पाए आप लोग, क्योंकि दुश्मन बड़ा समझदार था। वो ये जानता था जब बाबा साहब ने वोट का अधिकार दिलाया, वो चिंता में पड़ गया। उनको लगा जो कल तक हमारे पैर की जूती थे, जिन पे हम शोषण करते थे, आज कल वो संविधान की वजह से हमारे बराबर में बैठेंगे। तो उन्होंने कहा इसका तोड़ क्या है? तो तोड़ ये निकाला कि इनके पास वोट है और हमारी जेब में नोट है, हम इनके वोट को नोट से खरीद लेंगे। बाबा साहब समाज को समझाते हुए जाते कि भाई ये वोट हथियार है, इसका प्रयोग करके पिछलग्गू मत बनो, कुर्सी में बैठो, पॉलिसी बनाओ और अपने लोगों के लिए नए रास्ते खोलो। लेकिन पीछे से दुश्मन आता था और माँ बहनों को समझाता था, तुम्हारी जरूरत पैसा है, तुम पे भोजन भी नहीं है, छत भी नहीं है, कपड़े भी नहीं है, तुम पैसा लो, बाबा साहब की बातों में ना आओ। समाज पढ़ा लिखा नहीं था, बाबा साहब की बात कम मानी और पैसे वालों की बात ज्यादा मानी। बाबा साहब समझाते समझाते चले गए, लेकिन राजकाज नहीं आया। फिर मान्यवर काशीराम साहब ने उनके अधूरे कारवा को आगे बढ़ाने का संकल्प लिया और समाज से कहा कि वो समझ गए थे कि नुकसान कहां हुआ। उन्होंने कहा कि वोट की रक्षा बहन बेटी की रक्षा की तरह करनी है, वोट को बेचना नहीं है, जिम्मेदार आदमी को सौंपना है। आप ईमानदारी से बताओ, जितने प्रत्याशी है तराजू में तोल के बताओ, क्या कोई स्वामी प्रसाद मौर्य जी से 1 इंच ऊपर है? क्या कोई कर्म में, धर्म में, संस्कार में, योग्यता में और संघर्ष में क्या आपके लिए कोई इनसे ज्यादा फायदेमंद है? तो जिम्मेदार आदमी को सौंपने की बात जब काशीराम साहब कह के गए हैं, तो हमें अपने महापुरुषों को पूजने के साथ साथ उनकी बातों पर भी चलना चाहिए। तो जब काशीराम साहब ने समाज को तैयार कर दिया, तो ये लोग बड़े खतरनाक हैं। फिर इन्होंने एक और रास्ता निकाला। आज उस रास्ते पे मैं चर्चा नहीं करूंगा, उसका कारण है क्योंकि आपको वो चर्चा शायद पसंद ना आए, क्योंकि मांग से गुलामी अभी आपके मन से दूर नहीं हुई है और आपने जान लिया है कि मैं क्या कहना चाहता हूं। लेकिन हमारा बना बनाया आंदोलन, हमारा बना बनाया आंदोलन दुश्मन ने लूट लिया, हमारी ताकत को दुश्मन ने अपने कब्जे में ले लिया। फिर मेरे जैसे लोगों को दल बना के महापुरुषों के अधूरे कारवा को आगे बढ़ाने के लिए संघर्ष करना पड़ता है, उसकी कीमत चुकानी पड़ती है। जब आपकी लड़ाई लड़ने जाता हूं तो मुकदमे लगते हैं, जेलें मिलती है,
आपके इस बेटे ने 16 महीने जेलें काटी, लेकिन कभी आपके सम्मान को कमजोर नहीं पड़ने दिया। चाहे दिल्ली का एनआरसी का आंदोलन हो, चाहे दिल्ली में गुरु रविदास जी का गुरु घर टूटा गया हो, चाहे जयपुर में नौजवानों के अधिकारों की लड़ाई हो, मैंने खूब जेल काटी, तमाम लाठियां मैंने खाई, मेरे पैरों के नखून तक खींच लिए गए, मेरी रीढ़ की हड्डी तोड़ दी गई, मेरे दांत तोड़ दिए गए। मैं कभी नहीं डरा, क्योंकि मैं जानता हूं बुद्ध ने कहा मृत्यु एक अटल सत्य है, हर व्यक्ति की मौत आनी है, तो मुझे भी मरना है, इसलिए मैं नहीं डरा, ना सीबीआई से, ना ईडी से, इनकम टैक्स से, और जब मैं उनसे नहीं डरा, जेल मुकदमों से नहीं डरा, तो इन्होंने मेरे ऊपर 4 गोलियां भी चलवा दी। वो 4 गोलियां भी मेरा कुछ नहीं बिगाड़ पाई, क्योंकि मेरी माँ बहनों का आशीर्वाद और मेरे बड़ों का, मेरे भाइयों का प्यार मेरे साथ था। और आज मुझे ऐसा लगता है कि ये अधूरा काम भी बाकी था कि जब स्वामी प्रसाद मौर्य जी कुशीनगर से इनकलाब की आवाज उठाएंगे, तो मुझे आके इनके हाथों को मजबूत करके छोटे भाई का फर्ज भी अदा करना था। इसलिए मैं आपसे कहना चाहता हूं कि ये चुनाव नहीं है, ये जंग है। जंग है गरीबों, कमजोरों, शोषितों, मजलूमों की, और जो ऐलान के रूप में है कि अब हम आपके अनाज पे गुलामी की बेड़ियों में नहीं रहेंगे, अब हम अपने बीच के व्यक्ति को ताकत देके उसको मेंबर ऑफ पार्लियामेंट बना के दिल्ली भेजने का काम करेंगे, जो सीना तान के आपके हर एक नाइंसाफी का जवाब आपसे मांग सके। आप महसूस करो, पुलिस की भर्ती आई, 48 लाख बच्चों ने फार्म भरा, आपने भी भरा होगा, भर दिया फार्म। माँ बाप को लगा बेटा नौकरी जाएगा, माँ ने आंख में आंसू पूछे, पिता ने जो था बेटे को दे दिया, किताबें खरीद ला, आराम से रहे, लेकिन नौकरी लिया ना, क्योंकि हमारी पूरी जिंदगी गरीबी में कट गई, तू हमारा सहारा है। लेकिन जिस दिन पेपर देने गया बच्चा और बाहर निकला मेहनत करके, तो पता लगा बाबा जी की सरकार में तो पेपर लीक हो गया। एक बच्चे से भैया 400 रुपए, 200 करोड़ रुपए इकट्ठा किया और इन गरीबों को धूल फांकने के लिए छोड़ दिया। जो इनकी आवाज उठाए उसको कहे मुकदमा कर दे, हमने कहा करो मुख्यमंत्री जी मुकदमा, लेकिन अगर अन्याय के खिलाफ आवाज ना उठाए तो हमें जिंदा आवाज कौन कहे। तो हमने आवाज भी खूब उठाई, लेकिन सवाल यह है 69,000 शिक्षक भर्ती में दलित पिछड़ों के बच्चों ने भागीदारी की, 20,000 पदों पे घोटाला हुआ, 4 दिन हम लोग लड़ते रहे, और फिर हमने एक बड़ी कॉल देके आपसे भी 5 गुना लोग बुला के लखनऊ में आंदोलन किया, सरकार झुकी और 6,800 नौकरियां उन बच्चों को दिलाने का काम किया, जिनमें पाल थे, प्रजापति थे, कश्यप थे, सैनी थे, मौर्य थे, साके थे, कुशवाहा थे, यादव थे, जाट थे, गुजर थे, बिन थे, राजभर थे, केवट थे, मल्ला थे, जिनमें हमारे कुर्मी समाज के भी थे, जिनमें हमारे चमार, वाल्मीकि, पारसी, धोबी, कोरी, खटीक, पासवान, तमाम शेड्यूल कास्ट बैकवर्ड के बच्चे थे। जिस दिन नौकरी मिली मैं लखनऊ में था, वो बच्चे मुझसे लिपट लिपट के रोए कि भैया ये नौकरी आपकी देन है, लेकिन उनके आंसू, उनकी खुशियां ज्यादा दिन तक नहीं रह पाई, क्योंकि सरकार ने कोर्ट में जाके स्टे लगवा दिया और 6,800 बच्चों को पुनः घर बिठा दिया। दरोगा भर्ती हुई, उसमें घोटाला हो गया, और भर्ती आई पटवारी सेक्रेटरी, उनमें घोटाला हो गया। लेकिन सवाल यह है, अगर स्वामी प्रसाद मौर्य जी वो बहुत कुछ आपसे कहना चाहते थे, लेकिन उनका गला खराब हो गया है, तो हमारे यहाँ एक परंपरा सदियों चली आई है कि जब बड़े भाई का कोई काम अधूरा रह जाए तो छोटे भाई को उसको पूरा करना होता है। तो इसलिए सारी जिम्मेदारी चंद्रशेखर आजाद के कंधों पे आई, और ये कंधे बड़े मजबूत हैं। इन कंधों ने देश की सबसे बड़ी जेल तिहाड़ भी 2-2 बार देखी है, कंधे झुकने वाले नहीं है भाई। तो मैं आपसे कहना चाहता हूं, आप ये बताओ, सत्ता में बैठे लोग कभी 10 साल में उन्होंने क्यों नहीं सोचा कि कुशीनगर में भी इंडस्ट्रियल एरिया, उद्योग धंधे लग के यहाँ के पढ़े लिखे नौजवानों को रोजगार मिल सकता है, नहीं मिल सकता है? क्यों नहीं बोला उन्होंने कभी? क्या आपने अपने मेंबर ऑफ पार्लियामेंट के मुंह से सुना 10 साल में कि वहां बोला उन्होंने? सत्ता उनकी थी, नहीं बोला ना? क्या आपके क्षेत्र में
एम्स जैसा मेडिकल कॉलेज होना चाहिए नहीं होना चाहिए? बताओ। क्या आपने मेंबर ऑफ पार्लियामेंट के मुंह से सुना? इसका मतलब आपकी समस्या आपके नेता की समस्या नहीं है। तो आपके पास दो रास्ते हैं, जब आप बीमार हो जाओ और अपनी वोट को गन्ना किसान को 1 तारीख पर डालकर स्वामी प्रसाद मौर्य जी को विजय बनाने का संकल्प आज से कर दो। ये कहने के लिए मैं आपके बीच आया हूं। आप मेरी बात पे गौर करना नौजवानों, हमारा सबसे बड़ा हथियार वोट तो है, लेकिन एक और हथियार है जो बाबा साहब कह गए कि शिक्षित बनो। आज इन्होंने सरकारी स्कूलों में मास्टर बेचारे पढ़ा नहीं पाते, उनकी ड्यूटी कहीं कहीं लगी रहती है, चुनाव में, यहाँ पोलियो वोलियो तमाम, लेकिन सरकारी स्कूलों में पढ़ाई जीरो कर दी, क्योंकि गरीब का बच्चा जाता है वहां, जाता है नहीं जाता है? और पढ़ाई की तरफ से भी, क्योंकि मेरा अटल विश्वास है कि आप सबके आशीर्वाद से नगीना लोकसभा कम से कम 1 लाख वोटों से हम लोग जीत के दिल्ली आ रहे हैं। मेरे पुलिस के लोगों को 8 घंटे की ड्यूटी मिले, सप्ताह में 1 दिन छुट्टी मिले, वेतन विसंगतियां दूर हो, और इनको भी जहां ये ड्यूटी हो वही एक कॉलेज बना के, हॉस्पिटल बना के इनके बच्चों को भी अच्छी शिक्षा लेने में मदद की जाए। इस बात के लिए भी हम लोग आवाज उठाएंगे, क्योंकि हम तो हर शोषित की आवाज उठाने वाले हैं। मेरे सामने कई और चीजें रखी हैं कि पडरौना चीनी मिल भाजपा सरकार ने बिकवा दी, कुशीनगर एयरपोर्ट 2 वर्ष पहले लोकार्पण किया, किंतु नहीं, ये सच नहीं कि आज तक जहाज नहीं चला। मैं कुशीनगर से 1 बार गया, मैं झूठ नहीं बोलता हूं भैया। हाँ, मगर बंद करवा दिया। मैंने सोचा यहां आना था कि जहाज से चलूंगा, लेकिन जहाज क्या, जितने पोर्ट थे, एयरपोर्ट थे, रेलवे थी, बीएचएल थी, बीएसएनएल था, वो सारा ही तो बेच दिया अडानी अंबानी को। अब कहां से जाए हवाई जहाज में, आप बताओ ना भाई। वो लगाए टैक्स वहां मजबूत। मैं आपसे कह रहा हूं मेरे भाइयों बहनों, मेरी माँ, आपने पिछले 4 घंटे बड़ी शिद्दत से यहां बैठ के हमें सुना, पसीने पसीने आप हो गए, हमने देखा। हम ये चाहते हैं कि इस क्षेत्र में इंडस्ट्रियल एरिया लगे और हाई स्कूल, इंटर, बीटेक, एमटेक, आईटीआई, पॉलिटेक्निक, एमबीए, एमसीए, बीसीए, बीबीए, तमाम नौजवानों को, बहनों को रोजगार की व्यवस्था इस क्षेत्र में हो कि मुंबई और दिल्ली उन लोगों को ना जाना पड़े। हम ये चाहते हैं कि महिलाओं के लिए कुटीर उद्योग लग के घर पे रोजगार की व्यवस्था हो, जो उनको सर पे ईंटें ना उठानी पड़े, किसी के खेत में बाबू के मजदूरी ना करनी पड़े, कोलू पे भट्टे पे काम ना करना पड़े, दूसरे प्रदेशों में जाके पसीना ना बहाना पड़े, आपको भी इज्जत सम्मान की जिंदगी मिले। तो आपका बेटा आपसे वादा करता है कि हम संघर्ष करेंगे कि इस क्षेत्र में कुटीर उद्योग लगा के हमारी माओ बहनों को रोजगार मिलने का काम हो, उनको सम्मान की जिंदगी मिले। और 500 रुपए की पेंशन देती है सरकार, विधवाओं को, विकलांगों को, वृद्धाओं को। भैया ये पानी की बोतल जो रखी है, दिए उठा के, ये 20 रुपए की आए, 1 लीटर पानी की 20 रुपए की भैया। अगर साफ पानी ही पी लो 30 दिन तो भैया 600 रुपए का बैठे। डॉक्टर कहे 5 लीटर पीना चाहिए, 1 लीटर ही पी लो तो 600 रुपए का बैठे। सरकार कहे कि 500 रुपए में पूरे महीने घर चल सकता है। अब भाई उनको क्या पता गरीब का घर कैसे चलता है, उनको क्या पता। 500 रुपए में तो अच्छा जूता भी नहीं आता, सर्दी में अच्छा कंबल भी नहीं आता। ये अमीरों की सरकार गरीबों का मजाक उड़ाती है, तो गरीबों को भी ठान लेना चाहिए कि इन अमीरों की सरकारों को उखाड़ फेंके। और मैं आपको एक और बात बताता हूं अंदर की, कि स्वामी प्रसाद मौर्य हार जाएं और भाजपा चाहे जीत जाए, इसके लिए भी दूसरी पार्टियों के लोगों ने बहुत सारे षड्यंत्र किए हैं। इसलिए मैं आपको कह रहा हूं, किसी की बातों में मत आना। यहाँ बड़े बड़े नेता आएंगे 28-29 तारीख में, पल्ले पसार के वोट मांगेंगे, आपको भाई बहन बताएंगे, लेकिन ये कभी नहीं बताएंगे कि जब एनआरसी में जुल्म होगा, खाल खींची जाएगी महिलाओं की, मेरी बहनों माओ की, तो जमा मस्जिद पे जाके चंद्रशेखर आजाद लड़ता है। 29 दिन तक जेल चंद्रशेखर आजाद काटता है। जब तबलीगी जमात का मामला आता है, मौलाना साद का मामला आता है, मौलाना कलीम सिद्दीकी का मामला आता है, नासिर जुनैद को राजस्थान में पीट के मार दिया जाता है, जब
अखलाक का मामला आता है, पहलू का मामला आता है, नजीब का मामला आता है, नजीर का मामला आता है, तो उनकी माओ के आंसू पोंछने के लिए अकेला चंद्रशेखर आजाद खड़ा होता है। तब ये नेता ऐसे सर में पल्लू रख के घर में जाके छिप जाते हैं। मैं चंद्रशेखर आजाद आपसे दोनों हाथ जोड़ के मदद मांगने आया हूं। मैंने अपने चुनाव में किसी के आगे हाथ नहीं जोड़े, ईमानदार से बता रहा हूं, आप देख लेना, पता करा लेना, मेरा नेचर है। लेकिन क्योंकि मैं समझता हूं कि स्वामी प्रसाद मौर्य जी का पार्लियामेंट में आना कितना जरूरी है, जब मैं सरकार का कुंडा बंद किया करूंगा तो ये खोल दिया करेंगे, और जब ये बंद किया करेंगे तो मैं खोल दिया करूंगा। और अब जब दोनों भाई वहां होंगे, आज जो विपक्ष के लोग कहते फिर रहे हैं कि संविधान बचाना है, बचाना है, बचाना है, बचाना, आरक्षण बचाना है, बचाना है, लोकतंत्र बचाना है, भैया मगर तुम तो यहीं थे, इतनी बड़ी बड़ी पार्टियां लेके क्यों नहीं रोक पाए इनको? क्यों नहीं रोक पाए? 2 बार में ये लोग कामयाब हो गए, क्यों नहीं रोक पाए? ये जहां रुकेंगे भी विपक्ष की वजह से नहीं, जनता के आक्रोश की वजह से, क्योंकि ये चुनाव जनता लड़ रही है, कोई नेता नहीं लड़ रहा है। हर जाति धर्म के लोग दुखी हैं, बहन बेटियां सुरक्षित नहीं है। हाथरस की घटना आपको याद होगी और मेरी पीठ पे पड़ी एक एक लाठी आपको याद होगी। इसलिए मैं आपसे कह रहा हूं, संविधान बचाना है, लोकतंत्र बचाना, आरक्षण बचाना है, लेकिन उसके साथ साथ नौजवानों को रोजगार भी दिलाना है, महंगाई से निजात भी दिलाना है, आपकी छीनी हुई जमीन भी दिलानी है, और आपको आगे बढ़ने के अवसर भी दिलाने हैं। लेकिन ये काम उनके बस का नहीं है जो कह रहे हैं कि आज संविधान बचाना है। ये काम वही कर सकते हैं जिन्होंने मेरी एक आवाज पर 2 अप्रैल 2018 को भारत में इंकलाब ला दिया था, जिन्होंने 17 लोगों ने बलिदान देके हमारे अधिकारों को बचाने का काम किया था। इसलिए मैं आपसे कह रहा हूं कि स्वामी प्रसाद मौर्य जी को वोट देके कामयाब बनाना। बताओ मदद करोगे नहीं करोगे? ऐसे उठाओ दोनों हाथ जो लोग मदद करेंगे। एक बहन जो बैठ बहुत तेज हमारे यहां की, तो हाथ उठाओ तभी बात आगे बढ़ाए, पूरी भीड़ में एक ही ना उठाए, हम देख लियो। तो दोनों हाथ उठा के बताओ हमारा निशान क्या है यहाँ? हमारी आवाज ज्यादा, तुम्हारी आवाज कम, हम अकेले आदमी, तुम इतने लोग। क्या है हमारा निशान? क्या है तुम्हारा निशान? गरीबों का निशान क्या है? नौजवानों का निशान क्या है? किसानों का निशान क्या है? दलितों, पिछड़ों, मुसलमानों का निशान क्या है? न्याय पसंद हर जाति धर्म के लोगों का निशान क्या है? बहनों के सम्मान का निशान क्या है? आप जानत हो ना कि सरकार कितने जख्म दिए हैं। हाथरस की बेटी याद है ना? कौन लड़े? उम्र से गन्ना किसान के निशान पर डालकर स्वामी प्रसाद मौर्य जी के हाथों को मजबूत कर। दूसरी बात, ये तकनीकी युग है, ये फोन हुआ है नहीं है तुम्हारी जेब में? जरा निकाल बाहर, निकाल, जरा देख ले किस किस पे निकाल, सब लोग बाहर निकाल, तभी पता लगे नहीं लगे। तो इसमें 100 नंबर होगा नहीं होगा? बुआ का नंबर होगा, फूफा का नंबर होगा, भाभी के मायके का नंबर होगा, बहन के ससुराल का नंबर होगा, होगा नहीं होगा? माई बेटियों की जहां शादी कर दी उनके ससुराल का नंबर होगा, बेटे की ससुराल का नंबर होगा, मासी का नंबर होगा, है सबका नंबर हो ना? तो एक एक फोन यार कर दियो, कर दियो नहीं कर दियो? और क्या कहो कि अब की बार और हमारे यहाँ कहावत हम पिछली बार भी सुनाए, फिर सुनाए। आ जाओ आगे आ जाओ। एक हमारे हरियाणा के साथी हैं मनोज दुवन साहब, वो एक सभा में हमें सुनाए, बड़ा पसंद आए, हमें तुम्हें पसंद आएगा, सुन लेना चाहिए। वो कहे कि ज्यादा कुछ करने की जरूरत नहीं है, हर आदमी अपने साले को फोन करेगा। क्या करेगा? साले को फोन, और उसका साला अपने साले को फोन करेगा, और उसका साला अपने साले को फोन करेगा। और जब हर साला हर साले को फोन करेगा तो कौन साला बच जाएगा जिस तक गन्ना किसान के तो इस तरह से हर आदमी गन्ना किसान के साथ खड़ा हो जाएगा
और 5 दिन आप पे बाकी हैं। ये समझ के लड़ना कि स्वामी प्रसाद मौर्य नहीं लड़ रहे, आप सब लोग लड़ रहे हैं। आप सब लोग स्वामी प्रसाद मौर्य हैं और एक एक वोट। ये जो बीएसपी के लोग हमारी खूब मदद कर रहे हैं भाई, इनका भी बहुत बहुत धन्यवाद। आप तो हमसे पुराने मिशन के लोग हो, हम तो आपको देख देख के आगे बढ़े, क्योंकि मान्यवर काशीराम साहब कह के गए कि जिंदा लोग मिशन नहीं चलाते और मुर्दा लोग रुकन नहीं दे। हम इस मिशन को, कारवा को रुकन ना दे। बाबा साहब अम्बेडकर मान्यवर काशीराम साहब का अधूरा सपना पूरा करें, इस देश में मानवता का राज स्थापित करें। उसमें मदद करा दियो नहीं करा दियो? दोनों हाथ उठाओ बिरे से। हमारा निशान, जोर से बोलो है? हमारा निशान, देश की रक्षा कौन करेगा? संविधान की रक्षा कौन करेगा? आरक्षण की रक्षा कौन करेगा? लोकतंत्र की रक्षा कौन करेगा? बहन बेटियों की रक्षा कौन करेगा? नौजवानों की रक्षा कौन करेगा? किसानों की रक्षा कौन करेगा? दलित पिछड़े मुसलमानों की रक्षा कौन करेगा? महापुरुषों का सपना पूरा कौन करेगा? इन माओं के आंसू कौन पूछेगा? तो मैं आप सबको नमस्कार, आदाब, सलाम। साथियों, जैसा कि आपको पता है, बी मिशन टीवी हमेशा ग्राउंड जीरो की रिपोर्ट आपके बीच रखता है। अगर आपको हमारा काम पसंद आता है तो बी मिशन टीवी को आर्थिक मदद करें, जिससे कि हम यूं ही निरंतर ग्राउंड लेवल पर काम करते रहें। स्क्रीन पर दिख रहे QR कोड को स्कैन करें और अपने दान की राशि बी मिशन टीवी के खाते में भेजें। QR कोड के अलावा आप हमारी UPI ID bmissiontv@ybl पर भी मदद भेज सकते हैं। जय भीम।